हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की क्लास में हम आपको क्लास 10th प्रीवियस ईयर की कंटिन्यू वीडियो यानी कि पार्ट 2 करवा रहे हैं, जिसमें पिछली वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन करवा दिए थे। ठीक है, और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द सेवन्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी के एंड से सेवन्थ टर्म निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले एपी को रिवर्स करना पड़ता है, और इसी वाली एपी में ये समझना पड़ता है कि जो एग्जिस्टिंग एपी है उसका डी कितना होगा। देखिए, नॉर्मल एपी हमारी लिखी हुई है -8, -5, -2 और कहाँ तक 49 तक। अब इसमें डी कितना है हमारे पास? डी होता है A2 - A1, जो कि हो जाएगा -5, माइनस पहले से और ये भी माइनस का है तो प्लस का 8 यानी कि 3 आ गया। तो इसका मतलब इनका डिफरेंस सबके बीच का 3 है। तो इससे पहले वाली टर्म क्या होगी? 3 संख्या पहले यानी कि 46। इसका रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? न्यू एपी हो जाएगी हमारे पास, हमारा 49, 46 और ऐसे ही करते करते लास्ट टर्म हमारी हो जाएगी माइनस का 8। अब हमें क्या करना है? इसका सेवन्थ टर्म निकालना है। तो सेवन्थ टर्म का फॉर्मूला तो वही होता है A7 को A+6D कहते हैं। ठीक है, और A क्या है हमारे पास? 49 और D है हमारे पास। अब इसमें D क्या हो जाएगा? अब देखो, इसमें जो D होगा वो हो जाएगा A2 - A1 यानी कि 46 माइनस का 49 यानी कि माइनस का 3। तो इसमें -3 हो जाएगा अभी ये। तो ये हो जाएगा 49 माइनस का 18, तो ये आ जाएगा 31। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 31। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस ABCD इंटरसेक्ट एट O। एक डायगोनल है रोम्बस की। रोम्बस क्या होता है? जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं और डायगोनल 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है ना, मतलब एंगल बनाती हैं। अब कह रहा है कि टेकिंग O इज़ द सेंटर, सेंटर को O मान लिया गया। चलो ठीक है, ये ABCD है हमारे पास, ABCD। बोल रहा है एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इंटरसेक्ट OA और OD एट E एंड F। OA को यानी कि यहाँ पर और OD को यानी कि यहाँ पर एक 6 सेंटीमीटर का हमने आर्क बना दिया। ठीक है, ये ऐसे आर्क बना दिया। चलो ठीक है, तो कितना एरिया हो गया? ये एरिया आ गया हमारे पास। ये पूरा एरिया हमारा आर्क का हो गया, इसे ब्लैक कर दिया हमने, ये हो गया। अब बोला था एरिया ऑफ सेक्टर OEF। तो OE, ये E है हमारा और ये F है। तो OEF का एरिया क्या होगा? देखो, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगेगा। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है हमारे पास θ/360 πr²। थीटा तो क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, और ये 360 और पाई की वैल्यू एज इट इज़ रखते हैं क्योंकि वैल्यू उसी में आ रही है। और आर कितनी है हमारे पास? आर है 6, क्योंकि ये 6 दे रखी है। अब ये कट जाएगा आपका 4 बार में, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/4 इंटू में π/36। ये कट जाएगा 9 बार में, तो ये आ गया 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A, 9 पाई। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम एट रैंडम इन अ लॉट ऑफ 600 आइसक्रीम इज दिस। बोला है 600 आइसक्रीम थी हमारे पास टोटल। तो टोटल आइसक्रीम क्या हो गया हमारे पास? टोटल होगी 600। उसमें से चॉकलेट वाली आइसक्रीम का जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है वो दे रखी है 0.055। तो प्रोबेबिलिटी दे रखी है चॉकलेट फ्लेवर की, तो कितनी दे रखी है? 0.055। ठीक है, पॉइंट हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम इन अ लॉट इज। तो कितनी नंबर ऑफ चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम होगी? तो देखो, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। तो ये कितनी दे रखी है? 55/1000। ठीक है, इस तरीके से। अब नंबर ऑफ चॉकलेट आइटम हमें बतानी है। ठीक है, और टोटल है हमारे पास 660, सॉरी 600 हैं टोटल।
600 और इक्वल टू में 55 अपॉन में 1000। 2 जीरो से 2 जीरो इसके कैंसिल हो जाएंगे और 55 से 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो नंबर निकल जाएंगे। 55 से 6 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 330 डिवाइड बाय 10 कट जाएगा 33। तो हमारे पास चॉकलेट आइसक्रीम कितनी होंगी 33। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 33 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 ये कह रहा है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 2 है और जबकि थीटा की वैल्यू 45 दे रखी है और देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू बतानी है। तो थीटा की वैल्यू 45 है वो पुट कर देते हैं, कॉट स्क्वायर अल्फ़ा एज इट इज़ रखते हैं 2, तो ये होता है 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 2, 1 उधर गया, कॉट स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू में 2 - 1 1। तो अब स्क्वायर हटेगा तो रूट इस पर लगेगा तो वैल्यू 1 ही रहेगी। तो कॉट अल्फ़ा इक्वल टू में 1, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी π/4 यानी कि 45। यानी कि कॉट अल्फ़ा यानी कि कॉट की वैल्यू 1 कब होती है 45 पे होती है ना। तो थीटा की वैल्यू यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी 45। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 45। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है। तो देखो एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट होता है तो उसमें एक्स की कोई ना कोई वैल्यू होती है और वाई क्या होता है 0 होता है। इक्विडिस्टेंस मतलब बराबर डिस्टेंस पर है 2 पॉइंट से 5 और -3। 5 और -3 कहाँ पर आएगा 5 की वैल्यू यहाँ और -3 यहाँ पर, कुछ ऐसा पॉइंट होगा 5 - 3। ठीक है, और दूसरा है 4 2 पॉजिटिव यहाँ पर आएगा 4 2, दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है ये। ठीक है, तो इन दोनों का डिस्टेंस बराबर हो जाएगा। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं ये ओ है ये बी है और ए है और ये बी है। तो डिस्टेंस ऑफ ओ ए इक्वल टू में डिस्टेंस ऑफ ओ बी, इस तरीके से लिख देंगे। अब देखो डिस्टेंस के फॉर्मूले में रूट लगता है तो दोनों तरफ रूट लगेगा है ना। पहले तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर भी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब ओ ए के लिए x2 - x1 करना है तो ओ ए के लिए ले लेते हैं। ठीक है ना, तो x2 - x1 क्या हो जाएगा x - 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर। अब x2 - x1 ओ बी के लिए ले रहे हैं तो x - 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 0 - 3, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। उससे वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर है तो a - b का होल स्क्वायर ओपन होगा तो a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस का 2ab करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x प्लस 4 इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 2ab करेंगे तो ये 10x हो जाएगा और प्लस का 9। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस का 8x और ये 10x इधर आएगा प्लस का 10x हो जाएगा और 16 और 4 हो जाएगा 20 और 25 और 9 हो जाएगा 34 और 20 इधर आएगा तो माइनस का 20। ये हो जाएगा 2x इक्वल टू में 14 और वैल्यू कट जाएगी 7 बार में तो x की वैल्यू होगी 7। तो पॉइंट आ जाएगा आपके पास xy 7 0, क्योंकि y की वैल्यू तो क्या है इसमें 0, तो पॉइंट आ गया 7 0 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिंपल से कंसेप्ट चल रहे हैं, ज़्यादा कोई इसमें लॉजिक वाले क्वेश्चन नहीं है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री। लेंथ ऑफ आर्क का मतलब है जैसे कि हम कोई सर्कल है, सर्कल पर हमने कोई एंगल बनाया तो इस वाली चीज़ को कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क है ना। वो कितनी दे रखी है एट इट्स सेंटर इज़ 22 सेंटीमीटर, वो 22 सेंटीमीटर की दे रखी है और एंगल कितने डिग्री का बन रहा है इसमें 60 डिग्री का। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि देन द रेडियस ऑफ सर्कल इज, रेडियस क्या होगी, रेडियस आपको यहाँ पर बतानी है। अब देखिए लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क का वो होता है θ/360 2πr। थीटा कितना है हमारे पास 60, ये 360, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस आपको निकालनी है। ठीक है, और 2 भी था सॉरी, तो ये कट जाएगा 6 बार में और 2 से
6 कट जाएगा 3 बार में, तो ये आ गया आपके पास 20, सॉरी लेंथ ऑफ आर्क दे रखी थी हमें कितनी 22, तो ये हो जाएगा 22 अपॉन में 21 इंटू में आर, तो 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 21 इधर चला जाएगा, तो 21 इक्वल टू में आर, तो रेडियस की वैल्यू आ गई आपके पास 21, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट चल रहा है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इफ द लेंथ ऑफ शेडो ऑन द ग्राउंड ऑफ अ पोल इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ पोल, यानी कि एक पोल है हमारे पास, उसकी जो शेडो है वो इस पोल की हाइट से, पोल की हाइट को x मान लेते हैं, और ये हो जाएगी √3x, यानी कि √3 टाइम्स है किसकी, हाइट ऑफ द पोल से। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है आपको, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन बताना है, तो ले लेते हैं इसको एंगल थीटा। अब देखो ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला लगता है, tan थीटा का, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, थीटा क्या है हमारे पास निकालना है, परपेंडिकुलर क्या है x और बेस क्या है आपके पास √3x, ये कट गया, तो tan थीटा इक्वल टू में 1/√3। अब देखो tan पर √3 कब होता है, tan पर √3 तब होता है जब थीटा की वैल्यू आप क्या रखते हो 30 डिग्री की, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर अपीयरिंग ऑन दैम इज़ नोटेड, बोला कि 2 डाइस को हमने थ्रो करा यानी कि उछाला है, और उनका जो प्रोडक्ट है उसको हमने नोट किया है। जैसे कि अगर हम 2 डाइस को उछालते हैं तो 1 और 1 आएगा, तो इसका प्रोडक्ट कितना हो गया 2, 1 और 2 आएगा तो इसका प्रोडक्ट हो गया, तो ऐसे ही करते करते कहाँ तक आएगा, पूरा लिख लेते हैं, इसमें पूरा लिखने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें प्रोडक्ट निकाले ना, फिर हमें ध्यान नहीं रहेगा। तो 1 और 3 हो जाएगा, 1 और 4 हो जाएगा, तो 1 5, ऐसे ही 1 6 ऐसे हो जाएगा। फिर 2 और 1 भी आ सकता है, 2 2 भी आ सकता है, ठीक है, 2 3, ऐसे ही हमें सारे लिख लेने हैं, क्योंकि इसमें ना क्या है कि प्रोडक्ट करना है आपको, तो आप अंदाजे से अनुमान नहीं लगा पाओगे कि क्या वैल्यू रहेगी इसमें, तो सारा नोट कर लेते हैं हम, है ना। इसमें आ गया 3 4, फिर 3 5 और फिर 3 6, ऐसे ही फिर क्या हो जाएगा 4 वाली लाइन बनेगी, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6, फिर 5 वाली लाइन, पहले वाले पे 5 और दूसरे वाले पे क्या आ सकता है 1, फिर 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, फिर 6 वाली लाइन 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज लाई बिटवीन द 8 and 13, जो प्रोडक्ट है वो किसके बीच में आना चाहिए, 8 और 13 के बीच में आना चाहिए। तो प्रोडक्ट और 8 और 13 के बीच में आना चाहिए, यानी कि 8 भी नहीं आना चाहिए और 13 भी नहीं आना चाहिए, बीच वाली संख्या आनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए किस किस का प्रोडक्ट 8 और 13 के बीच में आता है, पहली वाली संख्या में कोई से नहीं हो सकता है क्योंकि 6 और 1 कोई 6 आता है। फिर क्या है यहाँ पर 4 दूनी 8 हो गया, बट 8 नहीं लेना हमें, 2 पंजे 10 और 12, तो ये दोनों वैल्यू आ सकती है। फिर क्या है 9, ये वैल्यू आ सकती है, और इसको दूसरे पेन से कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये वाली वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई, 12 भी हो सकता है, ठीक है। फिर ये 15 हो गया, फिर 4 दूनी 8, ये नहीं लेंगे, 4 3 12 ये लेंगे, फिर 16 आ गया, 10 आ गया, 15 हो गया, ये 12 आ गया, ठीक है। तो कितनी वैल्यू होगी फेवरेबल, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया वैल्यू, है ना। और टोटल कितनी है 36, यानी कि ये सारी वैल्यू कितनी है 36 है। तो इसका फॉर्मूला मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी 7/36, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 7/36, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था बट थोड़ा सा लेंथी था, बट था तो सिंपल ही, ठीक है। एसर्शन रीजन देखते हैं। देखिए बच्चों को ना एसर्शन रीजन करने में बहुत दिक्कत आती है, उन्हें समझ ही नहीं आता कि एसर्शन क्या कह रहा है और रीजन क्या कह रहा है ना। तो ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, इसमें जो चीज़ पूछी जाए उससे रिलेटेड देख लो कि एसर्शन रीजन में दोनों में रिलेशन वो उस चीज़ का आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको समझ में आए। असर्शन कह रहा है इफ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, एक ग्राफ है ना पॉलिनोमियल का,
वो एक्स एक्सिस, अगर वो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है देन द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। तो उसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। ये हमने पढ़ रखा है कि अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार काटता है उतने ही उसके क्या होते हैं, जीरो होते हैं। अब इसने कहा है कि एग्जैक्टली 2 टाइम्स काट रहा है, तो इसके जीरोज कितने होंगे, इसको जीरोज होंगे 2 होंगे। तो ये बताओ असर्शन सही कह रहा है कि नहीं कह रहा, बिल्कुल सही कह रहा है, ये है 2, पहले ऐसे लिख लो। फिर दूसरा कह रहा है द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। बिल्कुल सही बात है, बोल रहा है कि नंबर ऑफ जीरोज जो होते हैं इक्वल होते हैं, किसके बराबर होते हैं, द नंबर ऑफ पॉइंट, उस पॉइंट के बराबर, वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट, जहाँ पर ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट करता है यानी कि कट करता है एक्स एक्सिस को। तो यही तो बात थी, सही कह रहा है कि नहीं कह रहा, बिल्कुल सही कह रहा है। तो अभी बताओ दोनों में, दोनों डेफिनेशन में बताया किसके बारे में गया है, दोनों डेफिनेशन में बताया गया है नंबर ऑफ जीरोस के बारे में, है ना। यहाँ पर भी नंबर ऑफ जीरोस, यहाँ पर भी नंबर ऑफ जीरोस। तो क्या इसमें जो बात लिखी है और इसमें जो बात लिखी है वो एक दूसरे से रिलेट कर रही है, हाँ कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ट्रू भी हैं और दोनों एक दूसरे से रिलेट भी कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। इसके अंदर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्यों, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर इज ट्रू एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। रीजन आर जो है करेक्ट तो है, इसके जैसी तो एक्सप्लेनेशन कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पहले दोनों को देखो कि दोनों करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं, और करेक्ट होने के बाद अगर दोनों करेक्ट आते हैं तो एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन हो सकती है। अगर दोनों में से कोई भी डिफरेंस आता है तो एक्सप्लेनेशन तो वो हो ही नहीं सकती, है ना। तो डिफरेंस आने की कंडीशन में तो आप वैसे ही छोड़ दोगे उसे, मगर सेम आने की कंडीशन में आपको देखना पड़ेगा कि वो बराबर एक दूसरे के रिलेशन में है या नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। असर्शन ए, टी ए एंड टी बी आर 2 टेंजेंट, टी ए और टी बी 2 टेंजेंट है, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टी, टी से लिए गए हैं, टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है। टी बी ए 75, ये 75 है, तो ए बी ओ जो है 25 होगी कि नहीं होगी। अच्छा, ए बी ओ कितनी होगी, देखो टोटल एंगल ना 90 डिग्री का मिलता है, अगर ये 75 है तो ये 15 होगा। तो भैया ये फॉल्स कह रहा है ना, ये गलत कह रहा है। अब अगला रीज़न क्या कह रहा है, अब देखो जब फॉल्स हो गया तो इसका ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता, है ना। या तो अब क्या होगा, अब एक ऑप्शन हो सकता है, कौन सा, तो ऑप्शन ना यही होगा आपका डी वाला ही, है ना। क्योंकि देखो क्या कह रहा है, टेंजेंट, रीजन क्या कह रहा है, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। बिल्कुल सही बात है ना, परपेंडिकुलर ही तो होती है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी ही हो जाएगा इसमें। अब देखिए इस वीडियो में हमने आपको 10 क्वेश्चन और करा दिए, एमसीक्यू आपके कंप्लीट हो गए। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे सेक्शन बी की, ठीक है। जब तक आप इस वीडियो को सही से समझिए और लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए अगर कोई डाउट आ रहा है तो, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में अगली नई वीडियो के साथ, इसके अगले कंटिन्यू पार्ट के साथ।